हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछले क्लास में हम डिटेल सिलेबस डिस्कशन किए थे फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में। उसमें हम सबसे पहले बताए थे और सबसे पहले ही लिखे थे सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, और हम बहुत ही अच्छे से बताए थे कि सॉइल मैकेनिक्स में सॉइल का अध्ययन करना है, यानी मृदा का अध्ययन करना है, और ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जेई के लिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग, यानी सॉइल मैकेनिक्स यदि हम शॉर्ट में कहें कि जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ सबसे लेंदी सब्जेक्ट आपका पड़ेगा फिफ्थ सेमेस्टर का, और सबसे कंसेप्चुअल सब्जेक्ट भी है। तो आज हम सबसे पहले इसी को शुरू करने वाले हैं, सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, तो समझ लीजिए कि आज से आपका क्या हो गया, स्टार्ट हो गया क्लासें किसकी, फिफ्थ सेमेस्टर की। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर वाले अगर देख रहे होंगे तो उनकी भी क्लासें स्टार्ट होने वाली जल्दी। ठीक है, तो देखिए कोई भी चीज़ जिसमें घुसा जाता है उसके बारे में सबसे पहले पता करते हैं कि है क्या चीज़, इसमें है क्या, इसके अंदर क्या क्या है, करना क्या पड़ेगा। जैसे कि जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ने आए तो सबसे पहले हम डिस्कशन किए कि फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर क्या क्या आएगा, करना क्या क्या पड़ेगा। उसी तरह सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स के अंदर चैप्टर कौन कौन से आने हैं और उस चैप्टर के अंदर हमको डील कौन सा टॉपिक करना है, समझ रहे हैं। तो मोटे मोटे आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि पूरे सॉइल मैकेनिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो जानते हैं कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो आता है वो इंट्रोडक्शन आता है ना, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन मतलब हम पढ़ेंगे कि सॉइल है क्या, है ना, कि सॉइल किसे कहते हैं, सॉइल का डिफिनीशन पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम टाइप ऑफ सॉइल पढ़ेंगे कि सॉइल कितने प्रकार से होते हैं। उसमें हम टाइप ऑफ सॉइल में मेनली फोकस रहेगा जो मेरा इंजीनियरिंग पर्पस से यूज होगा। अब हम सॉइल में काली मिट्टी, पीली मिट्टी, ये सब नहीं पढ़ने वाले हैं ना। मिट्टी के प्रकार आप लोग पढ़े होंगे, एग्रीकल्चर पर्पज या फिर किसी अन्य पर्पज के लिए जो मिट्टी यूज होगा उसका नहीं। हम कौन सा पढ़ेंगे, ये जो इंजीनियरिंग टाइप हो कि भाई सॉइल कितने प्रकार से होते हैं। फिर हम देखेंगे मेन जो इंट्रोडक्शन में टॉपिक आता है ना, सबसे पहले तो हम डिफिनीशन पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप पढ़ लेंगे, और क्या पढ़ेंगे, ओरिजिन पढ़ेंगे कि सॉइल का डिफॉर्मेशन कैसे होता है, समझ रहे हैं। तो ये टॉपिक है, एक दिन का टॉपिक होता है, पहला चैप्टर एक दिन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, दूसरा टॉपिक आता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, दूसरा चैप्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, यानी सॉइल के भौतिक गुण। अब देखिए गुण क्या होता है किसी के बारे में, जैसे कि मेरा सबसे पहले आप नाम जाने हैं, नाम का मतलब इंट्रोडक्शन जाने हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद मेरे बारे में आप जानना चाहेंगे भाई आपके अंदर क्वालिटी क्या क्या है ना, तो ही हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टी मतलब होता है कि उसका जो मतलब जो कभी चेंज ना हो, जो गुण होता है वो कभी चेंज ना होता हो, वो क्या होता है आपका प्रॉपर्टी, यानी मृदा का भौतिक गुण क्या क्या है। अब फिर हम वही बात करेंगे, जो हम गुण देखेंगे वो इंजीनियरिंग पर्पज से देखेंगे कि मिट्टी कई प्रकार से होती हैं, क्ले होगा, सिल्ट होगा। अभी हम कुछ टर्म बोलेंगे नहीं समझ आएगा, कोई बात नहीं, हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। क्ले होगा, सिल्ट होगा, ग्रेवल होगा और सैंड होगा, मेनली हम इसी को पढ़ेंगे। तब इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है भाई, क्ले जैसे कि क्ले कितना पानी को अपने अंदर सोख के रखेगा, समझ रहे हैं। फिर सैंड कितने पानी को सोख सकता है, फिर क्ले कितने पानी पे अच्छे से इसको किसी भी आकृति में हम डाल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। कौन कितना देर में जल्दी सूख जाएगा, कौन मिट्टी ज़्यादा महीन है, यानी उसका साइज़ क्या है, बहुत सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, मृदा के गुण के बारे में देखेंगे। जितने भी सॉइल है उसके गुण कौन कौन से होते हैं, वो सारे गुण जो इंजीनियरिंग पर्पज से यूज हो रहे हों, समझ रहे हैं। ऐसा ना हो मिट्टी ऐसा हो जो पानी पाने पर फूलती हो और पानी सूखने पर मिट्टी सिकुड़ती हो। अब बताइए यदि उसके अंदर आप घर बना देंगे तो क्या होगा, यदि वो मिट्टी पानी के कंटेक्ट में आएगा तो फूल जाएगा और पानी सूखने पर सिकुड़ जाएगा, तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वहाँ फेल हो जाएगा। तो कहीं स्ट्रक्चर बनाने से पहले उसका हम चेक करेंगे, उस सॉइल के प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे तो सॉइल है क्या। ठीक है, तीसरा चैप्टर आता है आपका क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन। देखिए किस सिस्टम से हम चल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मान लेते हैं मेरे बारे में जाने, यानी सॉइल के बारे में जानेंगे, सॉइल का है क्या, कितने प्रकार का होता है, उसका विकास कैसे हुआ।
फिर आप जाना कि भाई सॉइल का गुण क्या क्या है। अब गुण जानने के बाद ना जिस सॉइल का गुण एक जैसे मिलेगा उसको हम एक कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, उसे हम क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि समान गुण वाले सॉइल को एक कैटेगरी में रखना। जैसे हम कह देंगे क्ले, तो क्ले कहते ही मतलब कि क्ले से रिलेटेड सारे आपके माइंड में घुस जाएगा, है ना। तो समान गुण वाले सॉइल को एक कैटेगरी में रख देंगे, इससे क्या होगा, स्टडी में क्या होता है, आसानी होता है। ठीक है, तो हम करेंगे क्लासिफिकेशन। सबसे पहले प्रॉपर्टीज को ज्ञात करेंगे। प्रॉपर्टी बहुत सारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम जिस सॉइल का प्रॉपर्टी एक जैसे मिलेगा उसको हम एक कैटेगरी में रख देंगे, उसका हम स्पेशल एक नाम दे देंगे, तो हो जाएगा आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर अगला चैप्टर आता है परमेबिलिटी, है ना। इसका एक देखिए अलग अलग हो सकता है, पब्लिकेशन वाले जो बुक हो ना वो एक तो चैप्टर अभी नीचे का चैप्टर इधर उधर दे सकते हैं और चैप्टर का नाम अलग दे सकते हैं, लेकिन टॉपिक उसके अंदर वही रहेगा। जैसे परमेबिलिटी, और कोई इसको लिखता है फ्लो ऑफ वाटर थ्रो, स्पेलिंग देख लीजिएगा, थ्रो सॉइल, है ना। क्या लिख दिया, फ्लो ऑफ वाटर थ्रो सॉइल। मतलब परमेबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो सॉइल है उसके अंदर से पानी बहने के गुण को क्या कहते हैं, परमेबिलिटी। ठीक है, जैसे कि मेरा मान लीजिए मेरा कपड़ा है ना, या कोई भी ले लेंगे, इस स्टूडियो में तो कुछ है नहीं, मान लेते हैं जो रुई है, रुई ले लीजिए या फिर फोम ले लीजिए, तो पानी के एक तरफ टपकाते रहेंगे तो दूसरे तरफ से क्या हो जाएगा, रिस करके निकल जाएगा, है ना। तो उसी गुण को क्या कहते हैं, परमेबिलिटी। यानी सॉइल के अंदर से पानी को एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, परमेबिलिटी। हम सारी डिफिनीशन मोटे मोटे बता रहे हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, अभी समझ आए। टेक्निकल लैंग्वेज में जब हम यहाँ घुसेंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना। सॉइल, अब सॉइल क्या होता है, सॉइल में पानी भी फ्लो करता है ना। सॉइल के अंदर पानी क्या होता है, फ्लो करता है। तो किस सॉइल में ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करेगा, किस सॉइल में कम तेज़ी से फ्लो करेगा, तो इसके फ़ायदे क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे। जैसे कि देखिएगा, अब ज़मीन से नल चला के पानी निकालते हैं, अब ऐसे जगह नल धंसा दिए जहाँ की जो सॉइल है ना वहाँ वो पानी को जाने ही नहीं देता है। जैसे कि चिकनी मिट्टी, अब चिकनी मिट्टी ले लीजिए, एक चिकनी मिट्टी नहीं, एकदम महीन मिट्टी ले लीजिए, चिकनी मिट्टी ले लीजिए और एक बलुई मिट्टी लीजिए। हम कहेंगे किसमें से पानी जल्दी से गुजर जाएगा, तो आप कहेंगे सर बलुई मिट्टी से गुजर जाएगा। हम कहें आपको कि अब बताइए आप नल को कहाँ धंसाना चाहेंगे जिससे पानी अच्छे से मिले, तो आप कहेंगे सर नल को हम धंसाना चाहेंगे बलुई मिट्टी में। भाई हम बता रहे हैं ना, मोटा मोटा एकदम एग्जाम्पल दे रहे हैं समझाने के लिए। अब बलुई मिट्टी में जो नीचे बलुई मिट्टी है वहाँ नल धंसाए हुए हैं, तो बताइए उससे पानी चलाएंगे तो बलुई मिट्टी से पानी अच्छे से रिस जाएगा और आपके पाइप में जल्दी से आ जाएगा। वही चिकनी मिट्टी में यदि नल धंसा देते हैं तो फिर पानी थोड़ा थोड़ा निकलेगा, क्योंकि चिकनी मिट्टी क्या होता है, उसके अंदर रंध्र जो स्थान होते हैं ना, जो खाली स्थान होते हैं बहुत ही कम होते हैं, तो गुजरने नहीं देते हैं सब पानी को। तो चिकनी मिट्टी से पानी क्या होता है, धीरे धीरे निकलता है, जबकि बलुई मिट्टी से तेज निकलेगा, है ना। नल कहाँ धंसाना चाहेंगे आप, बलुई मिट्टी में। क्लियर हुआ, परमेबिलिटी पढ़ते हैं। जैसे कि हम कह देंगे कि आप एक नहर बनाना, एक डैम बनाना चाहते हैं, या नहर हम कहते हैं नहर बनाना चाहते हैं, तो अब नहर हम ड्राइंग पढ़ाएंगे समझाएंगे, नहर कहाँ बनाना चाहेंगे, तो आप चाहेंगे नहर चिकनी मिट्टी में बनाना, क्योंकि जो नहर होता है ये बलुई मिट्टी में नहर बना दिए तो बलुई मिट्टी तो पानी रिसता है, वो नहर में पानी रहेगा और किनारे किनारे रिस करके बगल में चला जाएगा, है ना। तो बहुत सारे इसके हम फ़ायदा और नुकसान देखते हैं। तो हम स्टडी करेंगे परमेबिलिटी के बारे में कि कहीं हम काम करने जाएंगे देखेंगे कि भाई ये पानी कितना तेज से बह रहा है, उसके अनुसार वहाँ हम प्रोसेस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पांचवा इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। अब देखिएगा, अब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, देखिए हम बता रहे हैं सिविल का जो जान है ना वो स्ट्रेस ही है। स्ट्रेस कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, स्ट्रेस जो टॉपिक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस मतलब क्या हो गया कि भाई जब सॉइल पर जब लोड लगा है तो सॉइल के कणों के द्वारा जो रिएक्शन मिला उसे क्या कहते हैं हम लोग, इफेक्टिव स्ट्रेस। देखिएगा मतलब क्या हुआ कि जब सॉइल है ना, मान लेते हैं कहीं सॉइल है, मिट्टी है, तो सॉइल तो है ही, मिट्टी के कण तो है ही, लेकिन मिट्टी के कण के साथ उसमें पानी भी हो सकता है,
मिट्टी के कण के साथ साथ उसमें क्या हो सकता है, पानी भी हो सकता है ना। लेकिन जब आप उस पर लोड लगा रहे हैं तो पानी जितना लोड लेगा उसको घटा करके जो लोड सिर्फ सॉइल ले रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ऐसा घटाते क्यों हैं, नहीं समझ रहे हैं, समझाते हैं। वही हम चाहते नहीं है समझाना, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही ज़्यादा टॉपिक टाइम लग जाएगा, रहने देते हैं। और इसके अंदर तो हम समझाएंगे ही, है ना, हम बताए ना, अभी यहाँ भी समझाएंगे वहाँ भी समझाएंगे। हम जानते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस बताएंगे तो आपको नहीं समझ आया होगा, लेकिन हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ाएंगे तो समझ आएगा, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस मतलब होता है कि हम सिर्फ सॉइल के कण कितना लोड ले रहे हैं, क्योंकि जब आप प्रेशर लगा रहे हैं, जब दाब लगा रहे हैं, तो पानी के कण आज नहीं तो कल निकलना है। पानी के कण वहाँ से क्या होते हैं, प्रेशर के प्रभाव से पानी के कण निकल जाते हैं। तो हम देखेंगे कि भाई सिर्फ सॉइल कितना लोड लेगा, रिएक्शन कितना देगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग, इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। फिर आपका छठा आता है कंपेक्शन। क्या जाएगा आपका, कंपेक्शन। अब देखिएगा, वही बता रहे हैं, चैप्टर आपके सिलेबस में इधर उधर दे सकता है, कोई बात नहीं। अब देखिए कंपेक्शन मतलब क्या होता है कि अब देखेंगे जब घर बनता है तो दुरमुट से कुटाई करते हैं, या रोड बनता है तो उस पर रोलर चलाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मिट्टी को पहले बैठा देते हैं, नहीं तो मान लेते हैं अब मिट्टी भरे, क्या रोड भरे, रोड का भराई किए, है ना, रोड का भराई किए, भर दिए रोड, ठीक है। अब इस पर मतलब कि क्या बिटुमिन से कंक्रीट का ढलाई कर दिए, रोड बना दिए। अब नीचे की यहाँ मिट्टी यदि बैठी नहीं है तब क्या होगा, जब इस पर गाड़ियाँ चलेंगी तो क्या हो जाएगा, जब ये बैठेगा तो रोड क्या कर जाएगा, क्रैक कर जाएगा। यही हाल आपके बिल्डिंग में भी है। फाउंडेशन खोदते हैं, यदि उसका अच्छे से कुटाई न करिए, उसी पर फाउंडेशन बना के बिल्डिंग बना दीजिए, फिर लोड के कारण जब वो बैठेगा तब क्या हो जाएगा, आपका बिल्डिंग है क्रैक हो जाएंगे। तो कंपेक्शन हम उसे ही कहते हैं कि प्रेशर लगा करके और मिट्टी के अंदर के हवा को निकाल दें और उसके आयतन को क्या कर दें, कम कर दें, उसको क्या करें, अच्छे से बैठा दें। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, कंपेक्शन करते हैं, है ना। नहीं तो बाद में लोड के कारण आप नहीं बैठाएंगे तो गाड़ी का लोड, बिल्डिंग यानी स्ट्रक्चर का लोड जो भी हो, है ना, वो लोड आएगा और क्या होगा, सॉइल बैठेगा तो क्रैक हो जाएगा, जो भी आप चीज़ बनाए हुए हैं, है ना। तो फोर्स लगा करके सॉइल के अंदर उपस्थित एयर को बाहर निकाल करके सॉइल को बैठाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, कंपेक्शन कहते हैं, ठीक है। अगला आता है आपका सातवां जाएगा कंसोलिडेशन। क्या जाएगा आपका, कंसोलिडेशन। अब इसका एक और नाम है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल, है ना। अब कंसोलिडेशन यानी क्या होगा, देखिए कंपेक्शन कंसोलिडेशन एक ही चीज़ है। अब कंपेक्शन में क्या किए थे, उसमें से हवा निकाले थे, लेकिन क्या हो गया कि जब सॉइल में उपस्थित पानी मतलब ऐसा नहीं कि पानी ही है, थोड़ा थोड़ा नमी भी हो सकता है पानी, ठीक है। तो सॉइल में स्ट्रक्चर बनाने से पहले सॉइल में उपस्थित पानी को जब फोर्स लगा करके पानी को निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन। क्योंकि भाई पानी भी तो जब फोर्स लगाएंगे तो आज नहीं तो कल पानी भी निकलना है भाई। यदि मोटी मिट्टी है, यदि बड़े कणों वाली मिट्टी है तो पानी जल्दी से निकल जाएगी, यदि छोटे कणों वाली मिट्टी है तो पानी लेट निकलेगा, लेकिन पानी तो निकलना है। अब मिट्टी पर लोड लगाएंगे तो आज नहीं तो कल पानी निकलेगा। तो पानी निकलने का प्रोसेस जो होता है ना, धीरे धीरे होता है। अब हवा निकालने का प्रोसेस तो आप रोलर चला देंगे, दुरमुट से कुटाई करेंगे, हवा तो जल्दी निकल जाएगा, है ना। लेकिन जो पानी होता है ना, वो आप जल्दी से उसको नहीं निकाल सकते। तो कंसोलिडेशन क्या होता है, मिट्टी के अंदर उपस्थित पानी को जब बाहर निकाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन। यदि पानी नहीं निकालेंगे फिर स्ट्रक्चर बनने के बाद वो पानी निकलेगा, फिर आपका स्ट्रक्चर फेल होगा, ठीक है। तो अब क्या क्या आता है, कंसोलिडेशन हम बता रहे हैं कि धीरे धीरे प्रोसेस होता है, धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि उस जगह पे ना लोड लगा करके छोड़ देते हैं, और लोड लगा कर छोड़ देते हैं तो उस लोड के प्रभाव से उसके नीचे का पानी धीरे 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 निकल जाता है, ठीक है। तो लेकिन कभी भी 100% कंसोलिडेशन हम नहीं कर सकते, कंपेक्शन भी नहीं 100% कर सकते। ऐसा तो नहीं आप हवा निकालें तो मिट्टी के अंदर से एकदम पूरा हवा निकाल देंगे, कुछ न कुछ नमी रहेगा ही रहेगा, कितना भी आप कंपेक्शन कर दीजिए, नमी का वॉइड रंध्र स्थान रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फिर आठवां आ जाएगा आपका इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया शियर स्ट्रेंथ, है ना।
अब देखिए शियर स्ट्रेंथ मतलब क्या हो गया। शियर आप जानते हैं कि जब सॉइल पे लोड लगेगा तो शियर में फेल होने से पहले कितना लोड लेगा। अब शियर समझते हैं ना, शियर क्या लगता है, जब दो समान और विपरीत बल एक दूसरे, जब दो बल समान और एक दूसरे से विपरीत कार्य करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, शियर फोर्स, है ना। तो मिट्टी का शियर स्ट्रेंथ हम चेक करेंगे, ए सॉइल कितना शियर में लोड लेगा, उसे क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेंथ, है ना। शियर में चेक करना है। उसके बाद आ जाएगा आपका 9वां आ जाएगा बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये सबके अंदर सॉइल लिख सकते हैं, सॉइल ऑफ सॉइल, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अब देखिए ये था शियर में कितना फेल होगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे बियरिंग कैपेसिटी में पढ़ेंगे कि मतलब कि लोड लगाने पर मैक्सिमम कितना लोड ले सकता है ना। ये लोड नहीं था, ये था कि भाई शियर लोड कितना, शियर स्ट्रेंथ कितना, यानी शियर लोड कितना ले सकता है। जो लोड लगाएंगे उसी से हमको शियर मिलेगा, एक कन्फर्म है, इसके अंदर हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि अलग से शियर मिलेगा, जो लोड लगाएंगे उसी में से कुछ लोड शियर के रूप में कन्वर्ट होगा, ठीक है। बियरिंग में देखेंगे कि ये टोटल लोड कितना ले पाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बियरिंग कैपेसिटी क्या है कि मृदा पर कितना लोड लगाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, बियरिंग स्ट्रेंथ, यानी बियरिंग कैपेसिटी। आसान है, चीज़ें समझ आ रही होंगी। यदि थोड़ा थोड़ा नहीं समझ आ रहा है कुछ टर्म तो कोई बात नहीं, हम तो आगे इसके अंदर डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। आप पढ़ के देखिएगा, ना मजा आए तो कहिएगा, ठीक है। फिर 10वां आएगा आपका सॉइल एक्सप्लोरेशन। अब सॉइल एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, कुछ नहीं होता है भाई। सॉइल एक्सप्लोरेशन में क्या करेंगे, साइट पे जाएंगे, वहाँ से सॉइल को एक्सप्लोर करेंगे, सॉइल को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे कि ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। भाई सॉइल का टेस्ट भी तो किया जाता है, सारी चीज़ें बिना टेस्ट का तो होगा नहीं। अब जाएंगे वहाँ सॉइल को निकालेंगे, बहुत सारे टेस्ट करेंगे, पानी कितना लेगा, इसके अंदर नमी कितना मौजूद है, या कितना कंपेक्शन इसको करना पड़ेगा तो ज़्यादा ये अच्छे से कंपेक्ट हो जाएगा, यानी अच्छे से बैठ जाएगा। फिर इस पर कितना लोड ले सकते हैं, तो पूरा कैसे करेंगे, जाएंगे या तो साइट पे ही कर लीजिए, जहाँ मिट्टी है वहीं कर लीजिए, या फिर वहाँ से सॉइल, हर जगह तो आप इंस्ट्रूमेंट लेके जा नहीं सकते, तो वहाँ के सॉइल को निकाल करके आप लैब में लाएंगे। तो सॉइल निकाला कैसे जाएगा, उसे क्या कहेंगे, सॉइल एक्सप्लोरेशन। बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना, टेस्ट कैसे करना है। जैसे कि सॉइल ऐसा ना हो कि निकालें और डिस्टर्ब हो जाए तो फेल हो गया। सॉइल जिस अवस्था में उसी अवस्था में उसको निकाल के लाइए और चेक करिए उसका, ठीक है। फिर 11 आ जाएगा आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो फाउंडेशन ये तो सबसे आसान टॉपिक हमको लगता है, फाउंडेशन, है ना, कि नींव है क्या, नींव कितने प्रकार से वगैरह वगैरह हम पढ़ देंगे फाउंडेशन नींव इंजीनियरिंग में। फिर एक 12 नंबर आता है ग्राउंड इम्प्रूवमेंट, यार ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक, है ना। क्या हो जाएगा आपका, ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक। आप समझ पाएंगे कि भाई उस ग्राउंड को इम्प्रूवमेंट कैसे करना है। यानी मान लेते हैं कि मान लेते हैं क्या है आपका, कोई ज़मीन है, उस ज़मीन पे जैसे कि हवा चल रहा है तो वहाँ की मिट्टी ज़्यादा तेज़ी से उड़ रही है, वहीं आपका घर है ना। तो आप चाहते हैं कि वहाँ मिट्टी ना उड़े, तो उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये लोकल एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। बाकी अच्छे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, उसके ऊपर ला करके आप चिकनी मिट्टी बिछा दीजिए तो उड़े ही ना ऐसा ही तो करेंगे, है कि नहीं। या उसके ऊपर क्या करना है, चूना मिला करके पानी का घोल छिड़क दीजिए मिक्स करके। बहुत सारे तरीके हैं, तो लोकल टॉपिक है, कोई बहुत खास टॉपिक नहीं है, नीचे का लिखे हैं 2-3, है ना। तो मेन हम कहते हैं कि आपको जो पढ़ना पड़ेगा, एनर्जी लगेगा। इंट्रोडक्शन तो आसान है, यहाँ से ले करके यहाँ तक इतना ही चैप्टर, ये तो कोई है नहीं दम, इन तीनों में भी कोई दम नहीं, ठीक है। यानी 1, 2 यानी 8 चैप्टर एनर्जी लेगा। हम बता रहे हैं, फिर आपसे कह दीजिए कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सॉइल मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ना है, मन से पढ़ना है। क्योंकि सॉइल से हम कहते हैं कि पूरे 6 सेमेस्टर में जेईई में किसी चैप्टर से, किसी बुक से ज़्यादा, किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो सॉइल मैकेनिक्स है।
है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। यदि आप हमसे पढ़ते हैं, हमको सारी चीज़ें पता है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, आप खुद आप पढ़ेंगे तो हम बताते रहते हैं कि क्वेश्चन जेईई में आता है, ठीक है। तो आई होप आप समझेंगे। तो अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे, या तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं, आपको समझ आएगा। क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक ना जो है बहुत बोरिंग है, तो ऐसा ना होगा आपको बोरिंग लगे, कहेंगे ए मास्टर मिट्टी पढ़ा रहा है, कितने प्रकार का पढ़ा रहा है, तो पहले ही मन भग जाए। तो देखते हैं, है ना, इंट्रोडक्शन से ही शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इंट्रोडक्शन से शुरू कर देंगे, डेफिनेशन, टाइप, ओरिजिन। उसके बाद हम मतलब कि इधर उधर हम पढ़ाएंगे, चैप्टर इधर उधर पढ़ाते हैं, क्योंकि हम बहुत दिनों से पढ़ाए तो हमको पता है कि सिस्टमेटिक क्या चीज़ है। बुक में तो इधर उधर दे देगा, लेकिन हमको पता है कि सिस्टमेटिक क्या चीज़ है। बुक में देखेंगे तो पहले कंसोलिडेशन दे देगा, उसके बाद कंपेक्शन देगा, यानी पहले पानी को निकालेगा, उसके बाद हवा को निकालेगा। लेकिन आपको समझ कैसे आएगा, पहले हवा निकालिए, उसके बाद पानी निकालिए, तब इफेक्टिव स्टेज पढ़िए, ठीक है। तो घबराना नहीं है यदि हम चैप्टर को इधर उधर पढ़ाते हैं। भाई मेरे में बिलीव रखिए, हम बता रहे हैं कि धोखा नहीं देते हम, ठीक है। बस इतना कहना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तैयार रहिए, आपकी सिलेबस स्टार्ट हो गई। थोड़ा बस अब वाईफाई हमको लगवाना बता रहे थे, नया अब रूम चेंज किए हैं, तो थोड़ा वो धीरे हैं, वाईफाई लगवा करके फिर 2-3 लेक्चर आपका डेली आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड लक।